अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। और इसमें हमने बात की कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ जब टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वही हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। अब उसको हमने बनाना कैसे है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट था और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट था। जो विद रिप्लेसमेंट था उसमें हमने ये बात की कि जब हम एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा यूनिट सेलेक्ट करने से पहले वही सेलेक्टेड यूनिट पॉपुलेशन में वापस कर देते हैं। ठीक हो गया। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में यूनिट को जब एक बार यूनिट सेलेक्ट हो जाता है उसको साइड पे कर देते हैं, वो पॉपुलेशन में दोबारा रिटर्न नहीं करते। जब हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं n पावर n। ठीक है। और जब आपके पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं n c n की। ठीक हो गया। और लास्ट टाइम हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी की है इसके लिए कि जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कस हुआ था। आज के लेक्चर में दोबारा से उसको हमने थोड़ा सा रिपीट करना है एक एग्जांपल के साथ। और फिर हमने इसका मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे कैलकुलेट होगा और इसका जो वेरिएंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका जो फॉर्मूला है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह। म्यू और सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं एक्स। ठीक है। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स। ये जो x है ये हमारे पास ये वैसे सिंपली मीन को हम लिखते हैं म्यू। ठीक है। जैसे पहले आप लोगों ने मीन पढ़ा है कि समीशन एक्स आई ओवर एन। ठीक है। जो पहले आप लोग मीन पढ़ते थे। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है और इसका मीन आप लोग कैसे लिखोगे, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स के साथ। एक्स हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं और ये बराबर है आपके पास समीशन एक्स और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो एग्जांपल में अभी आ जाएगी सामने। और इसका जो वेरिएंस है तो वेरिएंस हम इसका लिखते हैं इस तरह से म्यू ऑफ एक्स ये हमारे पास बराबर है समीशन एक्स माइनस म्यू एक्स
और मल्टीप्लाई बाई इसकी प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। तो देखो मीन, यहाँ पे साथ में वेरिएंस भी लिख देता हूँ, मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर वेरिएबल को हमने लेट सपोज x कहा है, तो इसको हम लिखते हैं म्यू x इज इक्वल टू समीशन x इनटू एफ ऑफ एक्स। यानी कि जो वेरिएबल है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास मीन होगा। फिर उसके बाद सिग्मा एक्स है, ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे जैसे वेरिएंस को हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। अब चूंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी नोटेशन में हम यहाँ पे जस्ट एक्स लिख देते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। और ये आपके पास बराबर होगा समीशन एक्स माइनस म्यू, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और लास्ट पे जाके उसका सम लेते हैं। तो ये दो फार्मूले हमने कैसे यूज करने हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा हुआ है assume that a population consists of 7 similar containers having the following weights। हमारे साथ 7 कंटेनर्स हैं और उसको हमने एज ए पॉपुलेशन लिया है, ठीक है। मतलब जो कैपिटल N है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है वो 7 है और उसकी वैल्यूज कौन कौन सी है, तो वो भी हमारे पास गिवन है। 9.8 है, 10.2 है, 10.4 है, 9.8, 10, 10.2 एंड 9.6। ठीक हो गया। अब ये आपको डेटा गिवन है, पहले में लिखा हुआ है फर्स्ट पे फाइंड करना है, फाइंड द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द गिवन पॉपुलेशन। पहले में देखो जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, उसमें जस्ट आप लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। जो सिंपली पहले से आप लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे। यानी कि पहले पार्ट में कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, जस्ट आप लोगों ने मीन जैसे सिंपली कैलकुलेट करते थे समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। और जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग कैलकुलेट करते थे समेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन। तो पहले पार्ट में आप लोगों ने इसी डेटा को यूज करके इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट x बार ऑफ ईच सैंपल। तो हम ऐसे करते हैं कि 1 बाई 1 इसके 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, 1 बाई 1 एक एक को कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं फाइंड द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द गिवन पॉपुलेशन। पहले हम मीन फाइंड करते हैं, ये इसकी सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए, ये आपका पार्ट ए है। लिखा है द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर। म्यू हमारे पास बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के, और समेशन एक्स में मतलब है कि ये सारी वैल्यूज को प्लस करो और जितने वैल्यूज है उतने पे डिवाइड कर दो, जैसे सिंपली मीन फाइंड करते होते हैं। ये इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया और डिवाइड बाई 7 कर दिया, तो ये आपके पास बराबर आ गया 70 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10। यानी कि इन वैल्यूज का जो मीन हमारे पास आया है वो आपके पास आ गया 10। ठीक हो गया। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने लगे हैं।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आपको पता है, समेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन और इन सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x आपके पास ये वैल्यूज है 9.8, 10.2 और म्यू जो है ये आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, ये 10 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर लो और उसको सम करो। सम का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। फिर तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि हर एक वैल्यू में से हमने उसका मीन माइनस कर दिया है, उसका स्क्वायर लिया है और उसको प्लस की फॉर्म में लिखा है। ठीक हो गया, और डिवाइड बाई एन। तो इट मीन्स के 9.8 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10.2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10.4 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9.8 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10.2 माइनस 10 का स्क्वायर एंड 9.6 माइनस 10 का स्क्वायर, जो कि आपको ये नजर आ रहा है सारा, और होल डिवाइड बाई एन। इसको कैलकुलेट करोगे लास्ट पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.0686। इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास बराबर आ गया 0.262। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला डाटा था जिसका हमने मीन भी फाइंड कर लिया और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट किया। तो ये आपके पास ये दो आंसर्स आ गए। ये आप लोगों ने खुद चेक करना है फिर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। लिखा है ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट एक्स बार ऑफ ईच सैंपल। पहले आप क्वेश्चन को समझोगे, फिर उसके बाद इसकी सोल्यूशन पे जाते हैं। ये हमारे पास 7 का डेटा था, 7 कंटेनर्स थे और उसमें वो कह रहा है कि ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स। कोई भी 2 कंटेनर्स रैंडमली हमने सेलेक्ट करने हैं, और कौन से करने हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। दो तरीके हैं, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास जो कैपिटल एन है वो यहाँ पे है 7 और सैंपल हमने लेना है 2 का, और तरीका यूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हो तो हम ऐसे लिखते हैं NCN। तो NCN में यहाँ पे हमारे पास NC2 आ गया। ये हमारे पास कैपिटल N है और ये स्मॉल n है। कैलकुलेटर में आप लोग ऐसे लिखोगे 7C2, यानी ये आपके पास कॉम्बिनेशन है C। इसका फार्मूला आपके पास इसके बराबर है 7 2, और इसमें टोटल जो आपके पास पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 21। कैसे बनेंगे तो वो अभी बना लेते हैं। सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में लिखा है लेट द कंटेनर्स बी आइडेंटिफाइड एज ABCDEFG। वो जो ऊपर हमें 7 कंटेनर्स गिवन थे उनको हमने अपनी तरफ से नेम्स दिए ABCDEFG क्या। ठीक है, जो 7 कंटेनर्स थे तो उसको हमने अपनी तरफ से नाम दिए ABCD का। ठीक हो गया। अब आगे नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट इज। अब जो टोटल सैंपल साइज हमारे पास बनेगा जब 7 में से हम 2 कंटेनर सेलेक्ट करेंगे रेंडमली, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा NCN का। कैलकुलेटर से इस तरह लिखोगे ऐसे करके NC2। ठीक है, तो ये आपको आंसर देगा 21। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आपके पास जो पॉसिबल रैंडम सैंपल होंगे 21 में से 2 के लिए, वो टोटल पेयर्स आपके पास बन जाएंगे 21। तो द 21 पॉसिबल रैंडम सैंपल विद द वैल्यूज ऑफ देयर मीन वेट्स आर गिवन ऑन पेज 32। अब वो कैसे आप लोगों ने बनाने हैं, तो उसके लिए हम ये सैंपल साइज यहाँ पे मेथड देख लेते हैं।
पहला जो आपके पास कॉलम आएगा वो सैंपल नंबर्स है कि ये आपके पास 21 बनेंगे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 अप टू 21 तक। ठीक है, अब आप देखो सैंपल कॉम्बिनेशन, कि सैंपल कॉम्बिनेशन आपके पास कैसे बनेंगे। हमने कंटेनर्स को नेम्स दिए हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी का। ये हमारे पास 7 कंटेनर्स है। इसमें से हमने 2 का सैंपल लेना है, ठीक है, और रैंडमली हमने सिलेक्शन करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो यूनिट एक बार सेलेक्ट हो गया वो यूनिट दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। सैंपल साइज चूंकि 2 है तो हमने 2-2 के पेयर्स बनाने हैं। तो सैंपल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट लेंगे ए से। पहला पेयर बनेगा ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर ए का ई के साथ, फिर ए का एफ के साथ, और फिर ए का जी के साथ। यहाँ पे जस्ट आपको एक दो बना के दे देता हूँ। एक ए बी, फिर एक ए सी, फिर ए डी, फिर उसके बाद ए ई, फिर उसके बाद ए एफ, और फिर ए जी। एक ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये ए के कॉम्बिनेशन बन गए इन सब के साथ। फिर उसके बाद बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बी की जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास ऑनवर्ड जाएगी, बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, फिर बी का ई के साथ, बी एफ, और बी जी। ठीक हो गया। फिर जब सी का बनाएंगे तो सी डी प्रीवियस नहीं जाएगा, सी ए नहीं बनेगा, सी बी नहीं बनेगा, सी डी बनेगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। सी डी, सी ई, सी एफ, और सी जी। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल कॉम्बिनेशन में। देखो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, और ए जी। फिर बी के सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं बी सी, बी डी। ठीक है, फिर उसके बाद सी की कॉम्बिनेशन, फिर डी के, फिर ई के, और फिर एफ के। तो ये जो टोटल जब आप लोग बनाओगे तो ये टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास 21 बनेंगे, जो कि ये आपके सामने है। ठीक हो गया। अब चूंकि कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं किसके, वो जो हमें वैल्यूज गिवन थी 9.8, 10.2, बेसिकली उसके कॉम्बिनेशंस बनाने थे, लेकिन साथ में उसके नेम्स हमने मेंशन कर लिए। ठीक है, तो अब अगला जो आपका कॉलम है वो है वेट्स इन सैंपल्स। उसमें पहले को हमने लेट्स सपोज x1 का नाम दिया और दूसरे को हमने x2 का नाम दिया। यानी जो फर्स्ट यूनिट है ए को हमने x1 कह दिया, बी के यूनिट को x2 कह दिया। ए आपके पास x1 है, सी आपके पास x2 है। तो उसी तरह ये आपके पास इसके कॉम्बिनेशन भी उसी तरह ही आएंगे कि ये देखो ये आपके पास क्या है, ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जी। तो 9.8 की कॉम्बिनेशन इन सब के साथ, 9.8 का 10.2 के साथ, फिर 10.4 के साथ, फिर 9.8 के साथ। तो ये सारी कॉम्बिनेशन आप इसी तरह बनाओगे तो ये आपके पास ये वाला पूरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, मतलब ए की प्लेस पे उनकी वैल्यू, बी की प्लेस पे उनकी वैल्यू, फिर ए की प्लेस पे उनकी वैल्यू। ये देखो ये आपके पास यहाँ तक ए है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक ए की वैल्यू है 9.8, 9.8, 9.8 यहाँ तक। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो रही है, बी सी डी ई एफ। तो ये वैल्यूज आपके पास उसी तरह चेंज हो रही है। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन में वो बता रहा था कि लिखा हुआ था ड्रा रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एक्स ऑफ ईच सैंपल।
तो मीन वेट हमने फाइंड करना है हर एक सैंपल का। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो अगला कॉलम है उसमें हमने लिखा है सैंपल मीन वेट एक्स बार, यानी कि हर एक सैंपल का हमने मीन लिया है 9.8 प्लस 10.2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया इसका मीन। इन दो वैल्यूज का मीन ये आ गया, फिर 9.8 का मीन ये आ गया, फिर इन दो वैल्यूज का मीन ये आ गया, फिर इन दो वैल्यूज का मीन ये आ गया। तो ये पूरा कॉलम आपके पास बन गया एक्स बार का। ठीक है, कि ये हमारे पास सैंपल्स थे और हर एक सैंपल का हमने यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये टोटल हमने इसकी कैलकुलेशन की 21 सैंपल की। ठीक है, मीन तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आएगा। ये आप लोगों ने जब खुद आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आपको इसीलिए सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में लिखा है फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। पार्ट सी में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ किस चीज की, एक्स बार की, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ किस चीज की, एक्स बार की। तो एक्स बार हमारे पास कौन सा है, ये देखो ये जो लास्ट कॉलम आया है ना सैंपल मीन वेट, तो ये हमारे पास ये एक्स बार है। वो कह रहा है पार्ट सी में कि ये जो कॉलम है, ये वाला लास्ट जो कॉलम है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। ठीक है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के लिए, एक्स बार के लिए, और फिर हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं। ये देखो पार्ट सी की सोल्यूशन में लिखा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एक्स बार which is just the relative frequency and distribution of x bar are obtained below। वो कह रहा है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट हमारे पास एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी को जब उसके टोटल से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। खैर उसको कर लेते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। पहले लिखा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। पहला जो कॉलम है वो हमने लिखा है सैंपल मीन, यानी कि सैंपल मीन में हमारे पास ये वैल्यूज आई है, 9.7 है, 9.8 है, 9.9 है, 10 है, 10.1 है, 10.2 है और 10.3 है। अब ये जो 9.7 है, 9.7 इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर कितनी मर्तबा आया है, तो ये आप देखो कि एक 9.7 ये है और एक 9.7 ये है, यानी कि 9.7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। ठीक हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है 2, और ये टैली का कॉलम बना है जिसमें हम इस तरह की लाइन लगाते हैं। तो ये आप लोग टैली अगर साथ में बना लो तो अच्छी बात है, ना भी बनाओ तो जस्ट अगर सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखो तो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 9.2 सॉरी 9.8, तो वो इस डेटा के अंदर कितनी मर्तबा आया है, आई है ये वैल्यू 9.8, तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स है, एक 9.8 ये है, एक 9.8 ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 2 है। फिर उसके बाद 9.9, 9.9 जो है वो 4 टाइम्स आया है, ये आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये आप स्टार्ट से सर्च करोगे, पहले वैल्यूज देखोगे कि इस कॉलम के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आई है, तो पहले आप लोग सिर्फ इस कॉलम के अंदर वो वैल्यूज लिखोगे
क्या ये वैल्यूज है जो कि हमारे पास एक्स बार के कॉलम में है। अब ये वैल्यूज फिर कितनी मरतबा आई है तो वो आप लोग यहाँ फ्रिक्वेंसी में लिखोगे। तो 9.9 जो है वो 4 टाइम्स है, और ये हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एक 9.9 ये है, फिर उसके बाद एक 9.9 ये है, फिर उसके बाद एक 9.9 यहाँ पे है, और एक 9.9 लास्ट पे है। तो ये 4 टाइम्स आया है। इट मीन 9.9 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये पूरा टेबल बन गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक्स बार के लिए। ठीक हो गया। तो सेकंड में इसमें है एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एक्स बार। अब ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, इसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी? ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी का आप टोटल करोगे 21। जब इसको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 21। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे हम लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 21, फिर उसके बाद 2 डिवाइड बाई 21, फिर उसके बाद 4 डिवाइड बाई 21, 5 डिवाइड बाई 21, 4 डिवाइड बाई 21, 2 डिवाइड बाई 21 एंड 2 डिवाइड बाई 21। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है? ये 9.7 है, 9.8 है। तो ये हमने यहाँ पे इसी कॉलम के अंदर लिख दिया। ठीक हो गया। अब इस 9.7 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/21। जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी लिखते हो सिंपली के सम ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके पास 2 जो है फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो टोटल है वो 21 है। तो 2 डिवाइड बाई 21, 9.7 की प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। 9.8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, और 2 डिवाइड बाई 21, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद वैल्यू जो है वो 9.9 है। 9.9 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 21 ये इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरा आपके पास इसका कॉलम बन गया, और इन सारी वैल्यूज को अगर आप प्लस कर दो तो ये आपको आंसर देगा 1, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपके पास 1 के बराबर होगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम का टेबल बन गया, और ये आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। तो जो सी पार्ट था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास पार्ट है, उसमें हमने मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। अच्छा, डी जो पार्ट है उसमें लिखा है फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब आप देखो यहाँ पे भी लिखा था फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, और यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार। यहाँ पे सिंपल मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन था इन वैल्यूज के लिए, और यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है किसके लिए? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि हमारा एक्स बार है। और वो कौन सा है? तो वो ये आपके पास ये वाला एक्स बार है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब हमने ये वैल्यूज यूज करके, ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो इनका जो फार्मूला है, फार्मूला मीन का आपको मैंने बता दिया था कि मीन का फार्मूला ये आपके पास इस तरह हम लिखते हैं म्यू एक्स बार, और ये बराबर होता है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के। वहां पे हमने सिंपल एक्स लिखा था, यहाँ पे एक्स बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखो,
ये सैंपल मीन एक्स बार जो हमारे पास एक्स का कॉलम था, वहां से हमने उनका उनके जस्ट मीन लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिनोट किया है एक्स बार के साथ। फार्मूला चेंज नहीं हुआ, फार्मूले में सिर्फ नोटेशन चेंज हुई है क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। लिखा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आर कंप्यूटेड बिलो। सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद फार्मूले के अंदर जोन जोन सी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे। तो मीन के लिए आप देखो कि एक्स बार है और एफ ऑफ एक्स बार है, यानी कि एक्स बार का जो कॉलम है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ और लास्ट पे उसका सम करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्स बार का कॉलम था, सैंपल मीन एक्स बार, जो कि प्रीवियस हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया। तो ये आपके पास एक्स बार की वैल्यूज है 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इससे प्रीवियस बनाई, वो इसकी बराबर है 2/21, 2/21, 4/21। तो मीन के अंदर हमने क्या करना है कि इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई होगा 9.7 मल्टीप्लाई होगा 2/21 के साथ, 9.8 मल्टीप्लाई होगा 2/21 के साथ, 9.9 मल्टीप्लाई होगा 4/21 के साथ। तो ये आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज जब आपके पास आ गई, इसका हमने सम कर दिया, इसका टोटल निकाला, आपके पास आंसर आ गया 10। तो ये देखो मीन आपके पास निकल आया 10। पहले भी आप जब सैम्पलिंग सिंपल वैल्यूज का आप लोगों ने मीन निकाला था, वो भी आपके पास 10 था और इसका आंसर भी आपके पास 10 आया है। फिर उसके बाद हम जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूले के अंदर फिर जौन जौन सी चीजें रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से हम वो वाले कॉलम्स बनाते हैं। फार्मूला हमारे पास है समेशन एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार, यानी कि हर एक वैल्यूज में से उसका मीन माइनस करें, उसका स्क्वायर लें और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करते हैं, तो वो आपके पास ये वाला कॉलम बनेगा एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार। इट मीन्स के 9.7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 0.3। फिर उसके बाद 9.8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 0.2। 9.9 minus 10 is equal to minus 0.1. 10 minus 10 is equal to 0. 10.1 minus 10 is equal to 0.1. 10.2 minus mean is equal to 0.2. 10.3 minus mean is equal to 0.3। ठीक है, फिर अगले कॉलम में हमने क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यूज आई है इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि फार्मूले में हमें स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है। तो एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का हम स्क्वायर लेंगे, तो इट मीन्स कि 0.3 का स्क्वायर लेंगे, ये आंसर आ गया। 0.2 का स्क्वायर लेंगे, ये आंसर आ गया। 0.1 का स्क्वायर लेंगे, ये आंसर आ गया। और ये पूरा आपके पास कॉलम बन गया। ठीक हो गया। अब आप फार्मूले में देखो कि ये जो स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ। इट मीन 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/21 के साथ, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/21 के साथ, 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/21 के साथ। ये पूरा कॉलम आपके पास लास्ट तक बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। और फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने सम करना है, ये सारी वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 0.6/21। तो ये आपके पास इसका एक तो मीन आया और दूसरा आपके पास इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया।
ये देखो 0.6/21, इसका हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास आंसर आ गया 0.17। ठीक हो गया। और लिखा है विच इज अ स्मॉलर वैल्यू इंडिकेटिंग दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज मोर कंसंट्रेटेड अबाउट द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप लोगों ने उसका मीन और उसका जो वेरिएंस है वो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे और ये वाला फार्मूला यूज करोगे। कैलकुलेशन जो है वो आप कैलकुलेटर से और साथ में रजिस्टर पकड़ के तो उसको बाई हैंड ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक एक स्टेप की समझ आएगी। ठीक हो गया। ये वीडियो इस तरह चलाते रहोगे। पहला पार्ट है, पहले पार्ट की सोल्यूशन कैसे हुई है, साथ में पहले आप वीडियो देखोगे फिर उसको बाय हैंड करोगे, ठीक है, रजिस्टर के ऊपर। फिर सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट की वीडियो देखो, उसकी सोल्यूशन देखो, फिर उसको आपने बाय हैंड इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक हो गया। फिर थर्ड पार्ट, सी पार्ट और फिर डी पार्ट, तो इसी तरह आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज अगर आप जस्ट वीडियो देखोगे तो वीडियो से आपको इतनी समझ नहीं